हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेएन ने फाइनली लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। ट्रीटमेंट के लिए वो लोग सन फायर प्लेटफॉर्म पर गए थे, जो एक्चुअल में ये क्लैन का प्लेटफॉर्म था। वहाँ पर पहले सन फ्लेम बना करती थी, लेकिन वक्त के साथ ऐसा होना बंद हो गया था। लेकिन उस जगह पर फायर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, जिसकी जेएन को ज़रूरत थी। अब आगे जेन अपने सामने बैठी लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी से 3 फ्लेम बाहर निकालता है। ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम। जिसके बाद जीएन उन तीनों को आपस में मर्ज करने लगता है। कुछ ही पलों में जीएन उन तीनों को आपस में मर्ज कर लेता है। जिसके बाद जीएन के हाथ में एक हल्के हरे रंग की फ्लेम दिखने लगती है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से लगातार पॉइजन फॉग निकल रहा था, जो आसपास फैल रहा था। जब जीएन इसे देखता है तो जल्दी से अपना हाथ लहराता है। जीएन के हाथ लहराते ही उसके हाथ में मौजूद हल्के हरे रंग की फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही पलों में वो फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर को चारों तरफ से कवर कर लेती है। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर की चारों तरफ एक अजीब सा बैरियर बना दिया था। अचानक से इस बने बैरियर से पॉइजन फॉग डरने लगता है। कुछ देर पहले जो पॉइजन फॉग लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से निकलकर चारों तरफ भाग रहा था, अब वो एक जगह पर रुक गया था। अचानक से ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर लौटना शुरू कर देता है। तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हेवनली फ्लेम से बने इस बैरियर को पार कर बाहर जा सके। कुछ ही पलों में सारा का सारा फॉग लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है। इधर जीएन जब भी देखता है तो वो राहत की सांस लेता है। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें, जो कुछ देर पहले पूरी तरह से काली हो चुकी थी, अब वो वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या तुम रेडी हो? जीएन ने लिटिल फेरी डॉक्टर को घूरते हुए कहा। इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बस हाँ में सिर हिला देती है। जिसके बाद जीएन अचानक से अपनी काफ़ी सारी फ्लेम बाहर निकालता है और उन सभी को मिलाकर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो हल्के हरे रंग की फ्लेम बनाने लगता है। कुछ ही पलों में वो फ्लेम बन जाती है। जीएन उस फ्लेम के छोटे छोटे क्लस्टर बना लेता है और उन्हें लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर भेजने लगता है। जैसे जैसे वो क्लस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, वैसे वैसे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर का पॉइजन फॉग तड़पने लगता है। वो क्लस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर के पॉइजन फॉग का पीछा कर रहे थे और उसे लगातार एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। जीएन उस फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है और उस फ्लेम के जरिए सारे के सारे पॉइजन फॉग को लिटिल फेरी डॉक्टर के पेट की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही पलों में सारा का सारा पॉइजन फॉग लिटिल फेरी डॉक्टर के पेट के वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अभी के लिए वहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक पॉइजन फॉग इकट्ठा हो गया था कि अगर इससे एक डाउजन लेवल के वॉरियर पर भी हमला किया जाता तो उसे मारा जा सकता था। अगर जीएन के पास उसकी हेवनली फ्लेम्स नहीं होती तो जीएन कभी भी ऐसे पॉइजन फॉग के पास जाने की कोशिश नहीं करता। कुछ ही पलों में सारा का सारा पॉइजन फॉग वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। जिसके बाद जीएन जल्दी से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर निकालता है। अभी के लिए जीएन की नज़रें उसी जगह पर टिकी थी जहाँ पर वो सारा का सारा पॉइजन फॉग इकट्ठा हुआ था। वहाँ पर अभी के लिए एक बवंडर जैसा सिंबल बन गया था। जीएन जल्दी से स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को उस सिंबल पर रख देता है। जीएन के ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर कोर तेजी से चमकने लगता है। जीएन जैसे ही वहाँ पर वो मॉन्स्टर कोर रखता है, लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर मॉन्स्टर कोर चला जाता है। वो मॉन्स्टर कोर सीधा उस बवंडर के बीच में जाकर रुक जाता है और वहाँ पर मौजूद पॉइजन फॉग को अपने अंदर सोखना शुरू कर देता है। अभी के लिए मॉन्स्टर कोर काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था और बवंडर के बीच में वो किसी पॉइंट जैसा लग रहा था। जीएन जल्दी से अब बोधिसत्व सलाइवा निकालता है। अगला से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था। जीएन उसे कंप्लीट करने में कोई गलती नहीं कर सकता था। जीएन जल्दी से बोधिसत्व सलाइवा को उस बॉक्स के अंदर से बाहर निकालता है। जिसके बाद जीएन अपनी हल्की हरे रंग की फ्लेम से बोधिसत्व सलाइवा को कवर कर लेता है और उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। इस दौरान बोधिसत्व सलाइवा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जीएन उसे भागने नहीं दे सकता था। इसलिए वो उसे फ्लेम में जकड़े रहता है और उसे रिफाइन करता रहता है।
कुछ ही पलों में, लगभग अगले 1-2 मिनट में वो सलाइवा पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है। जियन अब उसकी रिफाइनमेंट बंद कर देता है और उसे देखने लगता है। उसे देखकर जियन चौंक जाता है। बोधिसत्व सलाइवा, जो कुछ देर पहले लिक्विड थी, अचानक से वो सॉलिड हो गई थी और अभी के लिए एक मोती में बदल गई थी, जो हल्के हरे रंग का था और तेजी से चमक रहा था। जियन उस मोती को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। कुछ ही पलों में उसे शौक लगता है। जियन शौक से मन ही मन बड़बड़ाता है, ये तो बोधिसत्व सीड है। बोधिसत्व सीड बोधिसत्व हार्ट जितना ही रेयर होता था। इसे हासिल करना लगभग नामुमकिन होता था, क्योंकि जैसे ही ये बोधिसत्व ट्री से दूर होता था, ये तुरंत पाउडर में बदलकर गायब हो जाता था। ऐसे में किसी के लिए भी इसे हासिल करना लगभग नामुमकिन होता था। उसे देखते हुए जियन मन ही मन बड़बड़ाता है, तो लोग सही कहा करते थे कि बोधिसत्व सलाइवा को हासिल करने वाला इंसान बोधिसत्व हार्ट को भी ढूंढ सकता है। असल में लोगों का यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि बोधिसत्व सलाइवा को हासिल करने वाला इंसान बोधिसत्व सीड हासिल कर सकता है, जिससे वो बोधिसत्व हार्ट भी हासिल कर सकता है। अचानक जियन अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो जानता था बोधिसत्व सीड को हासिल करने के बाद उसकी बोधिसत्व हार्ट को हासिल करने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और अगर वो बोधिसत्व हार्ट को हासिल कर लेता तो वो आसानी से डाउशेंग लेवल पर पहुंच सकता था। अगर बाहर किसी को पता चलता कि जियन के पास बोधिसत्व सीड है, तो कई सारे एलाइड डाउजून जियन के पीछे पड़ जाते इसे हासिल करने के लिए। जियन ये बात अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वो जल्दी से बोधिसत्व सीड को अपने स्पेस्टो रिंग में स्टोर कर लेता है। जियन के पास अभी इतना टाइम नहीं था कि वो इस सीड को ध्यान से देख सके, क्योंकि अभी उसे सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना था। जियन अपने आसपास देखता है। हवा में बोधिसत्व सलाइवा की बूंदें तैर रही थी, जिन्हें जियन ने कुछ देर पहले रिफाइन किया था। जियन उन्हें एक एक कर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कुछ ही पल में जियन उन सभी को इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद उन सभी बूंदों को, उस बोधिसत्व सलाइवा को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी पर मौजूद उस निशान की तरफ भेज देता है। कुछ ही पलों में उस निशान से वो सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसकी बॉडी के अंदर बहने लगता है। खून की तरह वो सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर बह रही थी और लिटिल फेरी डॉक्टर की नसों को और उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। पॉइजन फॉग की सील हटने से लिटिल फेरी डॉक्टर की जो लाइफ फोर्स कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, अब वो वापस से पावरफुल होने लगी थी। ये देखकर जियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर अभी ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ था। अभी तो कुछ और स्टेप बाकी थे। अभी जियन को अगली स्टेप में ये करना था कि उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन की स्ट्रेंथ कम करनी थी। जियन अपने हेवनली फ्लेम को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिससे वो पॉइजन फॉग रिफाइन हो सके। कुछ ही पलों में पॉइजन फॉग रिफाइन होना शुरू हो जाता है। इधर जियन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम अपने डोइकुई सर्कुलेट करो और तुम्हारी पॉइजनस डोइकुई को पॉइजन डेन में बदलने की कोशिश करो। जियन की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने डोइकुई सर्कुलेट करने लगती है। उसके पूरे शरीर में उसकी डोइकुई बहने लगती है। बोधिसत्व सलाइवा ने उसकी नसों को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। इस वजह से उसकी पॉइजन डोइकुई अब उसकी नसों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अपने पूरे शरीर में डोइकुई बहाते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर उसे मॉन्स्टर कोर के पास ले जाने लगती है। कुछ ही पलों में वो डोइकुई मॉन्स्टर कोर के पास पहुंच जाती है। इसके बाद मॉन्स्टर कोर उसे अपने अंदर सोखना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मॉन्स्टर कोर उस पॉइजन डोइकुई को सोखता जा रहा था, उसका साइज छोटा होता जा रहा था, मगर उसकी पावर तेजी से बढ़ती जा रही थी। जब जियन ने देखता है तो एक राहत की सांस लेता है। यहाँ से उसका काम खत्म हो गया था। अब सब लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों में था। लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी सारी डोइकुई को इस मॉन्स्टर कोर के अंदर इकट्ठा करना था, जिसके बाद उसे इसे रिफाइन कर इससे एक पॉइजन डेन बनाना था। अगर वैसा कर लेती तो उसके बॉडी के अंदर मौजूद सारी की सारी पॉइजनस एनर्जी उसके कंट्रोल में आ जाती, जिसके बाद वो अपने मन चाहे ढंग से इसका यूज़ कर पाती।
जियन को खुशी इस बात की थी कि उसने लिटिल फेरी डॉक्टर से जो वादा किया था, आज से कुछ सालों पहले जो वादा किया था, आज वो पूरा होने जा रहा था। बस अब सब लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों में था। इधर जहां जियन लिटिल फेरी डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर रहा था, वहीं आइस वैली में एक बड़े से हॉल में एक आदमी एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने टियांशे घुटने टेक कर बैठा हुआ था। वो आदमी गुस्से से टियांशे को घूर रहा था। वो चीखते हुए कहता है, टियांशे, तुम इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर गए, उसके बावजूद तुम खाली हाथ लौटे। इसका क्या मतलब है? क्या तुम इतने बेकार हो कि एक मामूली से लड़के और एक लड़की को नहीं पकड़ सकते? इस पर टियांशे कांपते हुए कहता है, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें गलती रिपोर्ट में थी। हमें रिपोर्ट में बताया गया था कि वहाँ पर सिर्फ एक पॉइजन लेडी है और उसकी मदद करने के लिए एक 2 स्टार डाउजोंग लेवल का लड़का है। मगर जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर तो एक अर्थ डेमन पपेट भी थी और उसी के साथ साथ एक डाउजन लेवल का वॉरियर था, और मैं अपनी स्ट्रेंथ से एक डाउजन लेवल के वॉरियर का सामना नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में मुझे वहाँ से बचकर भागना पड़ा। डाउजन लेवल के वॉरियर का जिक्र सुनकर वो आदमी कुछ पल के लिए रुकता है और फिर पूछता है, आखिर वो आदमी डाउजन क्लास के कौन से लेवल पर था? इस पर टियांशे सोचते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है वो आदमी अभी के लिए एक 1 स्टार डाउजन था। अगर वो 1 स्टार डाउजन से ज़्यादा पावरफुल होता तो मैं कभी बचकर वहाँ से भाग नहीं पाता। ऐसे में उसकी पावर एक 1 स्टार डाउजन जितनी ही होनी चाहिए। टियांशे ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर उसे अपनी बातों पर भरोसा हो रहा था। उसे अपनी बातों पर भरोसा था कि वो ज़रूर एक 1 स्टार डाउजन ही होगा। तभी अचानक से हॉल में एक आवाज़ गूंज उठती है, वो आदमी ज़रूर पावरफुल होगा, वरना वो टियांशे की इतनी बुरी हालत नहीं कर पाता। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, जो पूरे हॉल में गूंज रही थी। सभी लोग उस आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहने एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उस आदमी की बॉडी से लगातार एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो ये बता रहा था कि ये आदमी, ये ओल्ड मैन भी एक डाउजन लेवल का वॉरियर है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।